हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमन कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपको आज भौतिक विज्ञान का प्रथम पाठ क्लास 10th पढ़ाऊँगा। प्रकाश और उससे संबंधित कुछ घटनाएं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए हम बताते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिकों पर बात करते हैं। आज हम टॉपिकों पर बात करेंगे प्रकाश और उसके गुण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं इनके विषय में बताएंगे। गोलीय दर्पण बताएंगे, ये उत्तल और अवतल होते हैं इसके विषय में बताएंगे। अपवर्तनांक और उसके गुणों के विषय में बताएंगे। क्रांतिक कोण के विषय में बताएंगे। पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना के विषय में बताएंगे। अपवर्तनांक में संबंध पढ़ेंगे और लेंसों के विषय में पढ़ेंगे कि लेंस दो प्रकार के होते हैं और इससे संबंधित कुछ और भी अन्य बातें भी बताएंगे। चलिए अब हम आते हैं प्रकाश और उसके गुण पर। प्रकाश आता है प्रकाश। तो प्रकाश की सबसे पहले आती है परिभाषा। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, जैसे विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। इस प्रकार में जो भी ये ऊर्जा होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। कोई व्यक्ति है उसकी आंखों को संवेदित करती है तथा हमें दिखाई देने का आवाज कराती है। जैसे अब मैं इस मार्केट को देख रहा हूँ तो ये मेरी आंख, मैं प्रकाश के माध्यम से देख रहा हूँ, मेरी आंखों को ये संवेदित कर रही है कि ये कह रही है कि इसे देख। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है तथा हमें दिखाई देने का आवाज कराती है, प्रकाश कहलाती है। तो प्रकाश की परिभाषा कैसे बनी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को सम्मिलित करती है तथा हमें दिखाई देने का आवाज कराती है। तो प्रकाश एक प्रकार की, अब हम बताएंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण कितने, प्रकाश के हम गुणों के विषय में बताएंगे। प्रकाश के गुण, ठीक है। प्रकाश के गुणों में क्या होता है कि हम ये देखेंगे प्रकाश में कितने प्रकार के गुण होते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय, जिस प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंगें गति करती हैं उसी प्रकार प्रकाश की गति होती है। प्रकाश की निर्वात में सबसे अधिक चाल होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रकाश निर्वात में गति करता है। और प्रकाश की जो आवृत्ति है, आवृत्ति, ये आवृत्ति ही एक ऐसी है जो किसी भी माध्यम में चला जाए प्रकाश, चाहे प्रकाश का अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो, उसमें आवृत्ति ही नहीं बदलती। और सब चीज बदल जाएगी, चाल बदल जाएगी, वेग, दूरी सब बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होते हैं इसमें 10⁻⁻10 मीटर के। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 के मीटर के बराबर होती है। प्रकाश के गुणों में हम बढ़ेंगे कि अब हम इसे लिख देते हैं कि प्रकाश के गुणों के विषय में कि प्रथम गुण है प्रकाश का गुण, प्रथम गुण कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय
तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करता है। नंबर 2 इसका गुण है प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और इसके बाद तीसरा गुण है प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलती। नंबर 4 गुण इसका ये है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से व्यक्त करते हैं। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। और इसमें एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये प्रकाश के गुण हो गए। अब इसके बाद आते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब हम प्रकाश के गुणों के बाद आते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। अब आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए। ये पेपरों में बहुत पूछा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले बनाते हैं हम इसका चित्र। तो इसमें क्या होता है, हम एक दर्पण लेते हैं जिसके समतल दर्पण है, जिसकी एक तरफ पॉलिश की हुई है, एक तरफ पॉलिश हुई है इसके। अब इस दर्पण पर कोई यहाँ से हम प्रकाश की किरण छोड़ते हैं या किसी टॉर्च से या बल्ब से किसी से भी हम प्रकाश की किरण छोड़ते हैं, तो ये दर्पण के पृष्ठ मान लो इसे बिंदु P मान लो T पर आती है तथा ये इसकी दूसरी तरफ पॉलिश हुई है दर्पण के। तो ये क्या होगा कि ये दूसरी तरफ इसी माध्यम में चली जाएगी। दिशा बदल गई लेकिन माध्यम वही रहा। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि ये प्रकाश की किरण है, दर्पण के किसी बिंदु पर आपतित हुई, मान लिया इसको P, और ये उसी माध्यम में दूसरी दिशा में चली गई तथा इसके बीच में घिस जाता है अभिलंब। इसे बोलते हैं अभिलंब। इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। और ये पॉइंट इसे P से दर्शाया क्योंकि इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु, ये दर्पण है मिरर, ये दर्पण है और ये हो जाएगा आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और ये हो जाएगी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में एक कोण होता है जिसे साइन आई बोलते हैं और तथा इसे आर बोलते हैं। ये आपतन कोण कहलाता है, ये परावर्तन कोण कहलाता है। इसके बाद आती है इसकी परिभाषा। डेफिनेशन कैसी बनेगी, प्रकाश की परावर्तन की हमें परिभाषा बनानी है। तो प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा इस प्रकार बनेगी कि
जब कोई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल से, ये चिकना है और इसकी एक तरफ पॉलिश हुई है, तो चिकने पॉलिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में, माध्यम वही रहा लेकिन दिशा बदल गई है, दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता, माध्यम तो वही रहा। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम इसे लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम आता है, इसका प्रथम नियम फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में है, एक ही बिंदु पर है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब है, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम हो गया। प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम आता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या आई है, इसे ज्या को बोलते हैं साइन, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा परावर्तन कोण की ज्या साइन आर, दोनों बराबर होती हैं। तो द्वितीय नियम हो जाएगा इसका, द्वितीय नियम हो जाएगा आपतन कोण की ज्या ज्या को बोलते हैं साइन, और आपतन कोण की तो आई लग जाएगा, तथा परावर्तन कोण की ज्या, इसे बोलेंगे साइन आर, बराबर होती है, बराबर होती है साइन आई बराबर साइन आर। तो ये आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या आपस में बराबर होती हैं, साइन आई बराबर साइन आर। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन फिनिश, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं हम प्रतिबिंब पर। प्रतिबिंब के विषय में बताएंगे अब। प्रतिबिंब इमेज, प्रतिबिंब के विषय में बताएंगे। तो ऐसे हम चित्र के माध्यम से बताएंगे इसकी परिभाषा। जैसे मान लिया हमारे पास ये दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है,
हमारे पास दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। ये दर्पण का ध्रुव यहाँ से मुख्य है, ये दर्पण का ध्रुव है, यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है ओ है, ये कोई वस्तु है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है इस प्रकार, यहाँ पॉलिश हुई है तो ये इसी उसी माध्यम में लौट आएगी तथा दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से चलेगी, ये इसी दिशा में लौट जाएगी, इसी दिशा में यूँ लौट जाएगी, ये यूँ लौट जाएगी, तो यहाँ बन रहा है आई आई है, इसे प्रतिबिंब बोलते हैं। तो प्रतिबिंब की अब हम परिभाषा बताएंगे। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी कि जब कोई वस्तु किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, यहाँ कोई बिंदु है, ये वस्तु का बिंदु है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, ये इस पर परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु से आती हुई, या प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो दोनों की परिभाषा इसमें कंबाइंड हो जाएगी कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी कि किसी परिभाषा बनेगी इसकी किसी बिंदु वस्तु किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है या उससे आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट आता है आभासी प्रतिबिंब, नंबर सेकंड आता है वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट आता है आभासी प्रतिबिंब, नंबर सेकंड आता है वास्तविक प्रतिबिंब। अब आता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब आएगा। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब के लिए हम एक चित्र बनाएंगे। जैसे ये हमारे पास है अवतल दर्पण, ठीक है, जिसकी एक तरफ पॉलिश की गई है, अवतल दर्पण है, इसकी एक तरफ पॉलिश है तथा ये इसका मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव है। यहाँ पर मुख्य फोकस है, ठीक है, ये मुख्य फोकस है। इसके मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखी है, O और O'। तो इस वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी, ये इस प्रकार से चलेगी तथा मुख्य फोकस को काटती हुई चलेगी, निकलेगी तथा दूसरी प्रकाश की किरण चलेगी इसी वस्तु से चलेगी दूसरी प्रकाश की किरण, ये वक्रता केंद्र को काटती हुई चलेगी। तो यहाँ से जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे चल के मिल जाएंगी आपस में। एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पर ये दोनों आपस में मिल जाएंगी तथा यहाँ पर बनता है प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है और ये हमें आभास होता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता, ये बनता नहीं है, हमें आभास ही होता है कि ये प्रतिबिंब बना है। तो आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा कैसे बनेगी
कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, ये बिंदु है, वस्तु का बिंदु है, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु से हमें आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी। परिभाषा आभासी प्रतिबिंब की ऐसे बोलते हैं आप, वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा बनेगी इस प्रकार कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गई आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा। ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, आभासी प्रतिबिंब हो गया। अब आता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब भी इसी प्रकार से बनेगा, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है वास्तविक प्रतिबिंब। इसके लिए भी हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं कि ये है कोई दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इसका मुख्य अक्ष ये है, ये मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव है P। यहाँ कोई वस्तु स्थित है, यहाँ कोई वस्तु है O', इससे प्रकाश किरण चलती है, इससे प्रकाश किरण चली तथा ये इसी माध्यम में लौट आई, और दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से चली इस प्रकार, ये उसी दिशा में लौट गई। ये हो जाएगा, इसे A दे दें या B दे दें, इसे B बिंदु B हो जाएगा। ये M2 दर्पण, M1 O', यहाँ बनेगा प्रतिबिंब I', ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? अब हमारे पास आभासी प्रतिबिंब तो हट जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा बनानी है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा कैसे बनेगी कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, ये बिंदु वस्तु है, वस्तु का बिंदु है, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तित हो रही है किरण, परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है, ये इधर साइड में प्रतिबिंब की दूसरी विपरीत साइड में आभासी होता है तथा विपरीत के इधर साइड में वास्तविक होता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा बनेगी किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस दर्पण से परावर्तित हो रही है, परावर्तन के पश्चात जिस किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, इस बिंदु पर वास्तव में मिल गई तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। यदि आभासी प्रतिबिंब क्या होता था कि हमें प्रतीत होता था मिल रही है, लेकिन ये वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में मिल जाती है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? इसे बोलते हैं रियल इमेज। तो परिभाषा हो जाएगी कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु से जाकर वास्तव में मिलती है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या बनी? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों फिनिश हो गए। अब इसके बाद आता है प्रकाश का अपवर्तन। अब पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन तो क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपरों में प्रकाश के अपवर्तन बहुत पूछा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन में द्वितीय नियम है जो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे हम। प्रकाश का अपवर्तन इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके लिए हम पहले चित्र बनाते हैं कि ये कोई माध्यम है। ऊपर मान लिया हमने ये माध्यम वायु, ये प्रथम माध्यम वायु हो गया, द्वितीय माध्यम हमने मान लिया वाटर जल। ठीक है, तो ये दो माध्यम है हमारे पास। तो इसमें हम यहाँ से कोई प्रकाश की किरण छोड़ते हैं। ठीक है, ये प्रकाश की किरण है, इसके जल के पृष्ठ पर आ गई। नदी, इसे मान लेते हैं नीचे नदी है, तो इस नदी में ये प्रकाश की किरण जाएगी। तो हम क्या होगा कि ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से थोड़ी सी झुक जाएगी, क्योंकि अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्रकाश के गुणों में कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात को हम वायु भी निर्वात, वैसे तो यहाँ पर वायु नहीं हो उसे निर्वात कहते हैं, लेकिन निर्वात और वायु में समान मानी जाती है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हम मान लेते हैं कि ये वायु है, इससे ये दूसरे माध्यम में जाएगी जो जल है, तो ये थोड़ी सी अवलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ये हो जाएगा आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ये हो जाएगी परावर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण परावर्तन में आती है परावर्तित किरण, अपवर्तन में आती है अपवर्तन में आती है ये आपतित किरण हो गई। इसके बाद आता है ये अपवर्तित किरण, जिसे रिफ्लेक्टिव रे बोलते हैं। और ये हो जाएगा इंसिडेंट कोण, ये रिफ्लेक्टिव कोण, और ये हो जाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इसे बोलते हैं अवलंब, नॉर्मल। तो इसकी हम परिभाषा बनाएंगे। प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा किस प्रकार बनेगी कि जब कोई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है, एक माध्यम से, इस माध्यम से, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन में हमने क्या पढ़ा कि जब कोई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है, ये एक माध्यम से अपने वायु माध्यम में है, वायु से जल में जा रही है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो इसकी परिभाषा बनेगी कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। अब अपवर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, जो आपतित किरण है इंसिडेंट रे, तथा अपवर्तित किरण जो रिफ्लेक्टिव रे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अविलंब है, नॉर्मल बोलते हैं, जैसे तीनों किस में है, एक ही तल में है, एक ही बिंदु पर है। तो प्रथम नियम तो परावर्तन का और अपवर्तन का थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें कि आप परावर्तित किरण की जगह अपवर्तित किरण हो जाता है। तो प्रथम नियम आता है इसका
प्रथम नियम आता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब। आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम। इसके बाद आता है प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम। प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम आता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस द्वितीय नियम को आप बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि द्वितीय नियम जो प्रकाश का है वो क्लास 10 के पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ये प्रथम माध्यम है, ये फर्स्ट माध्यम है, ये सेकंड माध्यम है, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के एक ही रंग के लिए, प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के एक ही रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। इसे प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसकी हम परिभाषा किस प्रकार बनाएंगे कि द्वितीय नियम डाल देते हैं। द्वितीय नियम की परिभाषा कितनी बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि प्रकाश के किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के एक ही रंग के लिए, प्रकाश के एक ही रंग के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के एक ही रंग के लिए आपतन कोण की ज्या जिसे साइन बोलते हैं, तथा अपवर्तन कोण की ज्या ज्या का अनुपात कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के एक ही रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। इसे हम, इसका सूत्र कैसे बनेगा? इसका सूत्र तो इसके परिभाषा से ही बन रहा है कि इसका सूत्र बनेगा कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के एक ही रंग के लिए आपतन कोण है साइन आई और उसकी ज्या साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, दोनों का मान नियत होता है। इसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट मतलब नियतम कहा जाता है, तो कांस्टेंट हम मान लेते हैं। इसमें साइन आई बराबर बट्टी साइन आर बराबर, इसे कांस्टेंट में मान लेते हैं n। ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम। इसे हम द्वितीय नाम से भी जानते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसका द्वितीय नाम है स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। पेपरों में प्रकाश के अपवर्तन में द्वितीय नियम ज्यादा पूछा जाता है, जिसे बोलते हैं स्नेल का नियम। ये पेपरों में स्नेल के नियम के नाम से भी ज्यादा फेमस है। अब आता है इसके बाद नया टॉपिक हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के विषय में। गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। अब गोलीय दर्पण स्पेसिफिक मिरर।
गोली दर्पण के विषय में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा कैसे बनेगी कि गोली दर्पण जैसे हमारे पास ये गोला है, कांच का खोखला गोला है, कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग, ये हमने कोई भी भाग काट लिया, इधर का है इधर का, कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग जिसके एक तरफ पारे की कलई कर दी जाती है तथा दूसरी तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट किया होता है, दर्पण कहलाता है गोली दर्पण। ये उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है, हम कैसा भी चाहे वैसा बना सकते हैं। तो ये दर्पण हो गया। इसकी परिभाषा बनी है कि कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग जिसके एक ओर पारे की कलई तथा दूसरी ओर लाल ऑक्साइड का पेंट किया होता है। तो कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग जिसके एक ओर पारे की कलई तथा दूसरी ओर लाल ऑक्साइड का पेंट किया होता है गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण की परिभाषा होगी। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट आता है अवतल दर्पण, इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और नंबर सेकंड आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट अवतल दर्पण, नंबर सेकंड उत्तल दर्पण। अब इसके बाद इसकी परिभाषा आती है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। तो नंबर फर्स्ट आती है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की परिभाषा में क्या होता है कि अवतल दर्पण की परिभाषा आती है, जैसे अब हम इसका चित्र बनाते हैं। अवतल दर्पण, तो इस अवतल दर्पण इस प्रकार से बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि उभरे हुए तल पर तो इसके ऊपर पॉलिश की होती है तथा परावर्तन दबे हुए तल से होता है। इस तल से अगर हमने कोई प्रकाश किरण छोड़ी तो इस तल से ही तो परावर्तन होगा, तो परावर्तन किस दबे हुए तल से होता है। तो इसकी परिभाषा इसी से बनती है कि वह दर्पण जिससे परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण हो गया। इसके बाद आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए चित्र बनेगा इस प्रकार का कि जैसे ये चित्र है, इसके दबे हुए तल में पॉलिश की हुई है तथा प्रकाश की किरण, जैसे हमने कोई प्रकाश की किरण छोड़ी इस प्रकार से परावर्तित हो गई। तो अवतल दर्पण की परिभाषा में बनेगा कि वह दर्पण जिससे परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, तल से होता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है।
इसमें हमें दो चीज मुख्य लगी हैं कि दबे हुए तल से होगा परावर्तन तो अवतल दर्पण कहलाएगा, अगर उभरे हुए तल से होगा तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। ये हमारी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की दोनों की परिभाषा फिनिश हो गई है। अपवर्तनांक अब हम पढ़ाएंगे आपको अपवर्तनांक और उसके गुणों के विषय में। तो सबसे पहले अपवर्तनांक की परिभाषा पता होनी चाहिए, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवर्तनांक आता है अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसकी परिभाषा क्या है कि वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक की परिभाषा अपवर्तन के द्वितीय नियम से बनती है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ये हो गई अपवर्तनांक की परिभाषा। अपवर्तनांक को n से दर्शाते हैं। n बराबर हमारे पास सूत्र हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल से c से दर्शाते हैं तथा अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से v से दर्शाते हैं। तो इसके अनुपात को हम प्रकाश अपवर्तनांक कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अब आते हैं हम अपवर्तनांक के गुणों पर कि अपवर्तनांक में कौन कौन से गुण होते हैं। तो में क्या होता है कि अपवर्तनांक होता है जो प्रकाश का अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है कि कैसा रंग है। जैसे नंबर गुणों में इसके गुणों में प्रथम गुण तो आ जाता है कि अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है अपवर्तनांक में क्या होता है कि जैसे बैगनी रंग है तो उसके लिए अलग अपवर्तनांक होगा, लाल रंग है उसके लिए अलग अपवर्तनांक होगा, पीला रंग है उसके लिए अलग अपवर्तनांक होगा। तो हर एक रंग के लिए अलग अलग अपवर्तनांक होता है। तो नंबर फर्स्ट गुण तो ये हो गया कि प्रकाश का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। नंबर सेकंड हो जाएगा कि बैगनी रंग होता है जो बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है तथा लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है। लाल रंग अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है तथा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा होती है। जैसे हमने देखा होगा कि रेलों में ट्रेनों में लाल झंडी क्यों दिखाई जाती है, वो तरंग दैर्ध्य के कारण दिखाई जाती है क्योंकि उसका अपवर्तनांक तो सबसे कम होता ही है लाल का, लेकिन उसकी जो झंडी होती है वो लाल है तो उसकी तरंग दैर्ध्य लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है जिससे हमें वो आसानी से दूरी से दिखाई दे जाता है। इसीलिए लाल रंग का हम कह सकते हैं कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ये हो गए अपवर्तनांक के गुण। अब आता है इसके बाद क्रांतिक कोण। अब हम पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। ये अपवर्तनांक के गुण हो गए और परिभाषा हो गई। इसके बाद आता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण इसे बोलते हैं इसमें क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल इसकी परिभाषा क्या होगी कि सघन
माध्यम में बना वह आपतन कोण, आपतन कोण और जिसके लिए सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, कोण का मान 90 अंश हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि क्रांतिक कोण में क्या होता है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बनता है तथा इसके लिए जो अपवर्तन कोण होता है उसका मान 90 अंश होता है। क्रांतिक कोण की दो शर्तें होती हैं, वो हम इस प्रकार बताएंगे कि क्रांतिक कोण की शर्तें इस परिभाषा से ही बन जाती है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो। तो नंबर फर्स्ट शर्त हो जाएगी इसका अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होना चाहिए। तो अपवर्तन कोण को R से R बराबर होना चाहिए 90 अंश, प्रथम शर्त हो गई इसकी। और द्वितीय शर्त क्या होती है कि आपतन कोण का मान, कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होना चाहिए, क्रांतिक कोण के बराबर होना चाहिए। तो द्वितीय शर्त हो गई, क्रांतिक कोण को दर्शाते हैं C से, तो C बराबर I होना चाहिए, I बराबर C बराबर I दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो प्रथम शर्त इसकी हो गई कि आपतन कोण का मान 90 अंश होना चाहिए तथा द्वितीय शर्त हो गई इसकी क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण C है, C का मान I के बराबर होना चाहिए। ये हमारा हो गया क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण हो गया। इसके बाद आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्रांतिक कोण की शर्तें भी कार्य करेंगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है क्या कि अब हम थोड़ी देर पहले हमने अभी पढ़ा था कि अब हमको पहले तो डालते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसमें क्रांतिक कोण की शर्तें कार्य करेंगी। हमने हवा I बराबर C पढ़ा था और R बराबर 90 अंश पढ़ा था, तो इसमें इन दोनों चीज़ों का उपयोग होगा कि पूर्णांतिक परावर्तन कहते किसे हैं कि यदि हम क्रांतिक कोण का मान इतना बढ़ा दें कि इसे 90 अंश से थोड़ा अधिक कर दें। हमने क्रांतिक कोण में क्या पढ़ा था कि 90 अंश होता है उसका अपवर्तन कोण का मान, तो हमने क्या इसमें पढ़ा कि यदि हम आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दें कि इसे यदि हम अपवर्तन कोण का मान इतना बढ़ा दें कि इसे 90 अंश से थोड़ा अधिक कर दें, चाहे 91 अंश कर दें या 92, 90 अंश से थोड़ा अधिक कर दें, तो संपूर्ण प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर वापस सघन माध्यम में लौट आती है। ये पूर्णांतिक परावर्तन की घटना कहलाती है। तो इसकी हम परिभाषा किस प्रकार बनाएंगे कि यदि हम अपवर्तन कोण का मान इतना बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें 90 अंश से थोड़ा अधिक कर दें, 90 अंश से अधिक कर दें, तो संपूर्ण प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर वापस सघन माध्यम में लौट आती है, सघन माध्यम में लौट आती है। इसे पूर्णांतिक परावर्तन की परिभाषा क्या है? यदि हम आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दें, यदि हम अपवर्तन कोण का मान इतना बढ़ा दें कि इसे 90 अंश से थोड़ा अधिक कर दें, तो संपूर्ण प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर वापस सघन माध्यम में लौट आती है।
विरल माध्यम में न जाकर वापस सघन माध्यम में लौटा दिए, इसे पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्णांतिक परावर्तन की भी दो शर्तें होती हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें होती हैं। पूर्णांतिक परावर्तन की दो शर्तें होती हैं। पूर्णांतिक परावर्तन की दो शर्तें होती हैं। नंबर फर्स्ट कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक होना चाहिए। नंबर दो शर्त आती है इसकी कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ये पूर्णांतिक परावर्तन की दो शर्तें होती हैं। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक होना चाहिए तथा नंबर सेकंड प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। अब हम पढ़ाएंगे इसके बाद क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के संबंध। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के संबंध निकालेंगे हम कि क्रांतिक कोण रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में हम संबंध बताएंगे। तो हमारे पास एक सूत्र होता है अपवर्तनांक n बराबर होता है हमारे पास sin i अपॉन sin r। ठीक है, ये हमारे पास सूत्र है। इसे मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। और हमारे पास क्रांतिक कोण की दो शर्तें होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्रांतिक कोण की शर्त। क्रांतिक कोण की शर्त है। ठीक है, तो हमारे पास क्रांतिक कोण की शर्तें आई बराबर होनी चाहिए हमारे पास सी आर बराबर होना चाहिए हमारे पास 90 अंश। तो ये क्रांतिक कोण की शर्तें हैं, इन्हें हम इस समीकरण में रख देंगे। तो n हमारे मान लिया कि ये n बराबर हुए हमारे पास, हमने ये दो माध्यम लिए हैं। n अपवर्तनांक निकाला है, पहला माध्यम ले लिया हमने कांच और दूसरा माध्यम ले लिया हमने वायु। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे कोई प्रकाश किरण है तो ये अविलंब से दूर हटेगी क्योंकि नीचे का माध्यम सघन है। ये अविलंब से थोड़ी दूर हटेगी, दूर दिखा दी हमने। ये आई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। लेकिन जो अपवर्तन कोण है ये बड़ा है। तो हम इन शर्तों को हम किस कैसे निकाल रहे हैं जी एन ए। हम कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तन निकाल रहे हैं तो उसे जी एन से दर्शाएंगे। जी एन ए बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो आई की जगह हम रख देंगे क्या जी एन ई। आई की जगह हम रख देंगे सी साइन सी अपॉन आर की जगह साइन 90 अंश। तो साइन 90 का मान तो होता है 1, तो साइन सी अपॉन 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जी एन ई बराबर साइन सी आ गया। तो हमें एक तो ये हमारे पास निकल आया। अब इसे विपरीत उल्टा कर देंगे तो हमारे पास 1/ANG के रूप में लिख देते हैं। 1/ANG बराबर साइन सी। ये एक हमारे पास ये सूत्र आ गया। या हम इसे जी एन ही रहने दें, जी एन ए बराबर इसे विपरीत कर दें, साइन सी का उल्टा होता है कोसेक सी। तो 1/TOSTC एक हमारे पास ये सूत्र आ गया। तो इससे हमने इन दोनों में संबंध देखा। तो इससे ये सूत्र निकले जी एन ए बराबर साइन सी, 1/ANG बराबर साइन सी
और जी एन ए बराबर 1 cos x। तो ये क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध हो गया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, इसमें क्या सिद्ध करना है हमें? ये डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी बटे एन डब्ल्यू एक हमारे पास सूत्र होता है। उस सूत्र को हम प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता में सिद्ध करेंगे। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता हम पढ़ेंगे हम कि हमें सिद्ध करना है इसमें डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता में। तो हम इसमें क्या करते हैं कि 3 माध्यम ले लेते हैं। 3 माध्यम में पहला माध्यम है वायु, दूसरा माध्यम है जल और तीसरा माध्यम है कवच, गिलास बोल रहे। तो हमारे पास 3 माध्यम है वायु, जल और कांच। तीनों में इस प्रकार से पहले इसमें वायु से आती है प्रकाश किरण, तो यहाँ अविलंब खिंच जाता है, यहाँ इंसिडेंट एंगल बन जाता है आई, तथा ये थोड़ी सी झुकती हुई इस प्रकार आती है, तो यहाँ बन जाता है आर कोण। तथा ये अब इसमें देखना है कि हमारे पास ये आर कोण बना, तो ये जेड की आकृति बन रही है, ये जेड की आकृति बन रही है, यहाँ एकांतर कोण बनती है, ये इसके बराबर होगा आर कोण। तथा यहाँ जो होगा उसे मान लेते हैं हम आई डैश। ठीक है, ये हो गया आई डैश, ये हमारा आपतन कोण हो गया, यहाँ से अपवर्तन कोण आर हो गया, ये एकांतर कोण बन रही, तो यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ आर डैश हो जाएगा। तो हमें इसके बीच हम पहले माध्यम के बीच ए एन डब्ल्यू निकालेंगे, तो साइन आई अपॉन साइन आर, कॉमा हम डब्ल्यू एन जी निकालेंगे। अब यहाँ हम एक बार वायु और दिखा देते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी वायु की। यहाँ हो जाएगा ये इस प्रकार से, ये हो जाएगा आई डैश। ठीक है, और ये हो जाएगा दोबारा आई, क्योंकि वायु है। ये है कांच, गिलास, कांच और ये एयर। ठीक है, तो हम अब निकालेंगे ए एन डब्ल्यू निकाल लिया हमने, अब निकालेंगे डब्ल्यू एन जी। डब्ल्यू एन जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए आपतन कोण का मान है आर, साइन आर अपॉन, इसके लिए अपवर्तन कोण का मान है आई डैश, साइन आई डैश। ठीक है, डब्ल्यू एन जी निकल आया। अब निकालेंगे हम जी एन ए, कांच का वायु के सापेक्ष। तो जी एन ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जी एन ए बराबर हो जाएगा साइन, इसके लिए आपतन कोण का मान है आई डैश, साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश, आर साइन आर का मान हो जाएगा, अपवर्तन कोण का मान आई हो जाएगा। तो हम इन तीनों का आपस में गुणा कर देते हैं, तो ए एन डब्ल्यू गुणा डब्ल्यू एन जी गुणा जी एन ए, तीनों का गुणा करेंगे अब हम, बराबर साइन आई अपॉन साइन आर गुणा साइन आर अपॉन साइन आई डैश गुणा साइन आई डैश अपॉन साइन आई। तो ए एन डब्ल्यू का मान है साइन आई अपॉन साइन आर, रख दिया। तीनों को गुणा में डब्ल्यू एन जी का मान है साइन आर अपॉन साइन आई डैश, तो ये रख दिया। और जी एन ए का मान है साइन आई डैश अपॉन साइन आई, तीनों का गुणा करेंगे तो साइन आई से तो साइन आई कट गया, और साइन आर से आर कट गया, साइन आई डैश से साइन आई डैश कट गया। तो तीनों का गुणा करने के बाद हमारे पास आया ए एन डब्ल्यू गुणा डब्ल्यू एन जी गुणा जी एन ए बराबर 1 आ गया। तो हमें निकालना किसका मान है, डब्ल्यू एन जी का। तो डब्ल्यू एन जी को हम यही रहने देते हैं, डब्ल्यू एन जी बराबर हो जाएगा क्या, दोनों का भाग लग जाएगा, ए एन डब्ल्यू गुणा जी एन ए। तो हमारे पास एक सूत्र और होता है जी एन ए, थोड़ी देर पहले हमने निकाला था कि 1 जी एन ए बराबर होता है ए एन जी। तो इसकी जगह 1 जी एन ए की जगह हम ए एन जी रख देंगे, तो हमारे पास डब्ल्यू एन जी बराबर आ जाएगा ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू। तो ये हमारा इस प्रकार से प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता में सिद्ध हो गया कि डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू। ये प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता इस प्रकार से सिद्ध हो जाती है।
अब इसके बाद आता है लेंस। अब टॉपिक है लेंस। लेंस के विषय में पढ़ेंगे अब हम कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस आता है LENS। लेंस। लेंस किसे कहते हैं? लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हो। जैसे अब हमारे पास मान लिया ये उत्तर लेंस है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये है हमारे पास लेंस, और ये भी हमारे पास लेंस है। तो हैं तो दोनों ही लेंस। तो इसकी परिभाषा क्या बनी कि एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो दो अपवर्तक पृष्ठों से, एक इसका पृष्ठ ये, एक इसका पृष्ठ ये, इसका भी एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, तो एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हो, लेंस कहलाता है। तो लेंस की परिभाषा कैसे बनी कि एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हो, लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट आता है लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, नंबर फर्स्ट आता है इसमें उत्तल लेंस। इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस की परिभाषा बनेगी अब कि इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की परिभाषा कैसे बनेगी? मतलब ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा हो, बीच से मोटा है ये लेंस, उत्तल लेंस है, ये बीच में से मोटा है, तथा उत्तल लेंस है वो बीच में से पतला है, किनारों से मोटा है। तो हम उत्तल लेंस की परिभाषा बनाएंगे वह लेंस जो बीच में मोटा, ओवरा, मोटा कह लो या ओवरा हुआ होता है, तथा किनारों पर दबा हुआ होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस के बाद आता है नंबर 2 अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है? इसके विपरीत होता है अवतल लेंस कि अवतल लेंस होता है बीच में से पतला होता है तथा किनारों पर उभरा हुआ होता है। तो वह लेंस जो बीच में दबा हुआ तथा किनारों पर उभरा हुआ होता है, उसे कहते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस कहलाता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है कि वह लेंस जो बीच में उभरा हुआ तथा किनारों पर दबा हुआ होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस वह लेंस जो बीच में दबा हुआ है, ये बीच से दबा हुआ है तथा किनारों पर ये उभरा हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसे कहते हैं अवतल लेंस। इस प्रकार हमारी लेंस की परिभाषा और इसके प्रकार दोनों फिनिश हो जाते हैं। अब हम बताएंगे लेंस की फोकस। फोकस के विषय में बताएंगे लेंस की फोकस। लेंस की फोकस
हैं फोकल ऑफ लेंस। लेंस की फोकस में क्या होता है कि इसके सादा सी सिंपल सी परिभाषा है कि फोकस दूरी की, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की फोकस कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। लेंस की फोकस का सूत्र हो जाएगा P बराबर 1/f। यदि फोकस दूरी, इसके फोकस दूरी मीटर में है, मीटर में दी हुई है फोकस दूरी, तो 1/f हो जाएगा। इसके लिए सूत्र, यदि फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में दी हुई है तो इसे 100/f से दर्शाते हैं। फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में हो तो इसे 100/f से दर्शाते हैं, और मीटर में हो तो 1/f से दर्शाते हैं। तो फोकस दूरी का हम मात्रक भी बताते हैं। मात्रक इसका क्या होता है, मात्रक होता है डायोप्टर। इसे डी से व्यक्त करते हैं, तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर, इसे डी से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार फोकस दूरी, फोकस लेंस की फोकस फिनिश हो जाती है। हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह क्लास 10th का प्रथम पार्ट फिजिक्स का प्रकाश है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे आगे बनाने में वीडियो प्रेरणा मिले। इस प्रकार मैं वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद।